नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय। ये साहित्यिक परिचय बीए छठे सेमेस्टर के अंतर्गत है और जो नवत्र विधाएं हैं उसमें ये शामिल है। तो आइए इनके जीवन और साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर जीवन की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गुड़ियानी में हुआ। इनके पिता का नाम पूरनमल गोयल, पत्नी अनार देवी। देखिए, छोटी उम्र में ही लगभग 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। किसके साथ? अनार देवी के साथ। ये रेवाड़ी की रहने वाली थी और एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती थी। इनकी जो शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। लगभग 10 वर्ष की आयु में इन्हें रॉकिन स्कूल में प्रवेश भी करवाया गया। इनके जो स्कूल के अध्यापक थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अधिक अच्छे थे या अध्ययनशील थे। इनका स्वभाव या इनका मन शिक्षा में लगता था और इसी कारण स्कूल स्तर पर इन्हें पूरे पंजाब का सर्वश्रेष्ठ छात्र भी घोषित किया गया, जिसके कारण इनको छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी। लेकिन परिवार में परिस्थितियां ठीक नहीं थी। अपने दादा और पिता की मृत्यु के कारण ये शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे और बाद में अपना दायित्व पूरा करते करते इन्होंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया और 8वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन उर्दू भाषा पर इनका विशेष अधिकार प्राप्त था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि प्रारंभिक जो इनकी पढ़ाई थी और इनका जो लेखन कार्य था वो उर्दू भाषा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उर्दू भाषा पर इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। इनकी मृत्यु हुई सन 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके लिए विशेष तथ्य क्या है, विशेष रूप से हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं। यानी भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 तक माना जाता है और द्विवेदी युग 1900 से प्रारंभ होता है और 1920 या 1918 तक माना जाता है। तो ये इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी थी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी थी, अर्थात दोनों ही युगों में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों को जोड़ने का इन्होंने कार्य किया है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनके निबंध संग्रह हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। काव्य इन्होंने जो लिखा वो सफुट कविताएं इनकी प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ अगर इनकी पहचान का मुख्य विषय या मुख्य कारण क्या है, वो ये है कि मुख्य रूप से एक पत्रकार और कुशल संपादक के रूप में जाने जाते हैं। यानी एक संपादक और पत्रकार के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उर्दू के जो इन्होंने प्रारंभिक समय में जो पत्र का संपादन कार्य किया वो था अखबार चुनार और कोहेनूर। ये पत्र उर्दू में प्रकाशित होते थे जिनका संपादन कार्य इन्होंने किया। जो हिंदी में संपादित होने वाले पत्र थे सन 1886 के बाद, वो पत्र कौन से थे? हिंदोस ये यहाँ पर हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र और भारत प्रताप। ये पत्र थे जिनका इन्होंने संपादन कार्य किया और जिनसे इनको विशेष पहचान भी मिली। यहाँ हिंदुस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है, आप इसको ठीक कर लें, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये इनका संपादन कार्य था जिसके कारण इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई थी। आइए अब इनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो विशेष झुकाव रहा वो था देश प्रेम की भावना की तरफ। देखिए, देश से प्रेम इनके लेखन साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है और वो भाव कैसे हैं? देश के प्रति प्रेम के भाव हैं। कारण क्या रहा? क्योंकि जिस समय इनका लेखन कार्य का काल रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं, दोनों को जोड़ने वाले माने जाते हैं। तो ये वो समय था जब देश में आज़ादी की लहर चल रही थी। देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे और उन प्रयासों से या उन परिस्थितियों से ये भी काफ़ी प्रभावित थे। इसीलिए उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखकर इन्होंने जो साहित्य की रचना की
उसमें देश प्रेम की भावना भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये अपने देश का गुणगान करते हैं और ये बताते हैं कि भारतवर्ष से बड़ा और अच्छा देश कोई और नहीं है। जो भारतवर्ष में श्रम का भाव है, बुद्धि का भाव है, विद्या प्राप्ति का जो भाव है, काम का जो भाव है, सहिष्णुता का जो भाव है, वो संसार में अन्य कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए भारत को ये सर्वोत्तम देश के रूप में स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया है। दूसरी जो बात है वो है गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि इनका समय काल क्या है, वो समय है जब देश को आजाद करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे और उस समय उन आंदोलन में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे? गांधी जी निभा रहे थे। तो इसीलिए ये गांधी जी से काफी प्रभावित रहे हैं। यही कारण है कि इन्होंने अपने साहित्य लेखन में गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जैसे सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, देश प्रेम का भाव, एकता का, भाईचारे का भाव। ये सभी विचार अपने काव्य के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। देखिए, दोनों को हम जब जान लिया है तो इसको जानने में हमें कोई ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश से प्रेम करते हैं यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अंग्रेजों को भारत से निकालने के ये पक्षधर रहे हैं। तो ब्रिटिश जो साम्राज्य था, तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी कि देश में अंग्रेजों की सत्ता थी, तो उन अंग्रेजी सत्ता का इन्होंने विरोध किया है। कैसे? अपने लेखन के माध्यम से, कहीं पर व्यंग्य के माध्यम से किया है, कहीं पर जो इन्होंने निबंध लिखे हैं उन निबंधों के माध्यम से ये अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं या अपने विचार वो व्यक्त करते हैं। आगे क्या है? समाज सुधार पर बल। देखिए, सामाजिक परिस्थितियां भी इस काल में अच्छी नहीं थी। समाज में जाति पाति के नाम पर जो आडंबर थे, धर्म के नाम पर जो आडंबर थे, समाज में नारी की जो स्थिति थी या निम्न वर्ग की जो स्थिति थी, वो काफी दयनीय थी। इसीलिए इन्होंने समाज सुधार पर बल दिया है, ताकि परिस्थितियों को बदला जा सके, जिससे कि देश की प्रगति और विकास के मार्ग को सशक्त किया जा सके। उसके बाद है अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य से अभिप्राय क्या है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना किसी विधा का, जैसे नाट्य विधा है, कविता है, उपन्यास है या अन्य जो विधाएं हैं उनका अनुवाद कार्य। ये भी अपने इस कार्य में काफी कुशल थे। इन्होंने संस्कृत की जो रत्नावली नाटिका थी, रत्नावली, उसका अनुवाद किया बंगला में। किस नाम से किया था? भड़ेल भगिनी, भड़ेल भगिनी नाम से इन्होंने अनुवाद किया। और इसके साथ साथ इनके जो समकालीन अन्य लेखक थे उनको भी काफी प्रोत्साहित किया अनुवाद करने के लिए। आवश्यक क्यों था? ताकि जो हमारी संस्कृत भाषा में रचनाएं हैं उनको तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अनुवादित करके लोगों तक वो विचार पहुंचाए जाएं। या हमारी जो अन्य विधाएं थी, जैसे नाट्य विधा है, ये भारतेंदु युग में चली। इसके साथ साथ जो पत्र है, कहानी है, उपन्यास है, ये सब भारतेंदु युग की देन है। तो इस काल में जो रचनाएं हम अन्य भाषा में पढ़ रहे थे, जैसे उपन्यास या निबंध है या कहानियां है, ये हम अंग्रेजी भाषा से जो बंगला में आई और बंगला से जो हिंदी में आने के लिए प्रयासरत थी, उनका अनुवाद करने के लिए इन्होंने लेखकों को प्रोत्साहित किया, ताकि भारत में इन विधाओं को विकसित किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। उसके बाद है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मक से इतिवृत्तात्मकता से अभिप्राय क्या है कि किसी चीज का बहुत अधिक वर्णन करना या किसी चीज पर बहुत अधिक बल देना। इन्होंने क्या किया कि जो भारतेंदु युग से पहले जो रीतिकालीन श्रृंगारिक परंपरा थी, उसका इन्होंने पूर्णतः त्याग कर दिया। इन्होंने आदर्शवाद, सात्विकता और संयम को अधिक महत्व दिया और उसे ही अपने साहित्य में शामिल भी किया। इससे क्या हुआ कि श्रृंगार रस, जहाँ प्रेम भाव की बातें होती हैं, चाहे वहां अश्लीलता आए चाहे उच्छृंखलता आए, उनको कविता के क्षेत्र से इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो इस कारण इस कविता के क्षेत्र में क्या हुआ? इतिवृत्तात्मकता का अधिक आगमन हुआ। यहाँ पर इन्होंने अपने कविता को सुंदर बनाने में या उसमें रस उत्पन्न करने में विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो भी इनके विचार थे वो सीधे सपाट ढंग से कह दिए और इसी बात पर इन्होंने बल दिया। इसीलिए इनका जो काव्य है या जो इनका लेखन है वो आदर्शवाद से प्रभावित है, जिसके कारण, उस आदर्शवाद के कारण इनका जो काव्य है उसमें नीरसता का भाव आ गया है। क्यों? क्योंकि उसमें एक विचारधारा
जो कुछ इनके गिने चुने विचार थे उसके कारण इतिवृत्तात्मकता उसमें शामिल हो गई है। उसके बाद है व्यंग्य का प्रयोग। देखिए ये इनकी लेखन शैली की एक विशेषता है, व्यंग्य का प्रयोग या व्यंग्य की प्रधानता। इन्होंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से लोगों पर कटाक्ष किया है। जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, चाहे वो सामाजिक है चाहे वो राजनीतिक है, उन पर इन्होंने कटाक्ष किया। कैसे? अपने व्यंग्य के माध्यम से। क्योंकि सीधी सपाट बात अगर अंग्रेज सरकार को कही जाएगी तो निश्चित है कि अंग्रेज सरकार इसे उन्हें उठाकर और जेल में डाल देंगी या इनकी जो भी रचनाएं हैं उसे जब्त कर लेंगी। तो इन्होंने जो भी बातें कही वो व्यंग्य शैली में कही और व्यंग्य इनका काफी प्रभावशाली है जो कि मन को छूता है। तो इसीलिए इनके लेखन में व्यंग्य का प्रयोग देखा जा सकता है जो कि काफी सटीक प्रयोग है परिस्थितियों के अनुकूल। उसके बाद है भाषा शैली। देखिए भाषा की अगर बात करें तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनाया जिसमें इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। लेकिन इसके साथ साथ जो इनकी भाषा है उसमें तत्सम तद्भव शब्दों को भी इन्होंने शामिल किया है। शैली की दृष्टि से देखें तो व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। तो ये कहीं कहीं विनोदपूर्ण शैली भी है इसमें इनके लेखन में, जिससे कि अपने विचारों को व्यक्त किया है, अलग अलग विषयों को लिया है और उन विषयों को विनोदपूर्ण वर्णनों में लपेट कर इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। तो ये इनकी विशेषता है शैली की कि वर्णनात्मकता, विनोदपूर्णता या व्यंग्यपूर्ण जो शैली है वो इनके लेखन की विशेषता है। भाषा की दृष्टि से मुख्य भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी है और इसके साथ साथ भाषा के तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। छंद भी इनके स्वाभाविक है, प्रयोग किया है इन्होंने छंदों का, लेकिन कौन से छंद है जो अलग अलग प्रकार के कविता में छंद आते हैं उनका प्रयोग किया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो अलंकारों की दृष्टि से अगर विचार करें इनके काव्य में तो वो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं और परंपरागत रूप से जिनका प्रयोग किया जाता रहा है उन्हीं अलंकारों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग भी किया है। तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी के साहित्य की विशेषताएं थी जो उनको साहित्य में एक विशेष स्थान दिलवाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है या पूर्ण रूप से उपयुक्त है। इन्हीं विशेषताओं को आधार बनाकर हम इनके साहित्य का अध्ययन करेंगे जो कि आशा का अंत निबंध आपके सिलेबस में है, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो। अगर ऐसा है तो अपने कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।